हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज के सेशन में हम लोग यूपीएससी 2024 के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या अगले 15 दिन में आप लोगों को कवर करना है, क्या क्या टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं जो इस बार यूपीएससी प्री में आपको दिख सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में। कुछ स्टैटिक टॉपिक्स हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 3 साल 2 साल पहले न्यूज़ में थे लेकिन अभी तक पेंडिंग है, अभी तक के उसमें क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे, उस पर बात करेंगे। जो करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको कवर करना है वो सारे टॉपिक्स भी मैं आपको आज बताऊंगा। अगले 15 दिन में आपको ये टॉपिक्स एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखना है। शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एमआरआई टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी, हाइपरलूप। हाइपरलूप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर आपको आइडिया हो, हाइपरलूप का जो कंसेप्ट है इलॉन मस्क ने 2013 में दिया था और बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ बुलेट ट्रेन। लेकिन ये जो बुलेट ट्रेन है वो कहाँ पर रन करेगी? ट्यूब में रन करेगी और ट्यूब के अंदर एक पॉड के अंदर इसमें लोगों पैसेंजर्स को बैठाया जाएगा और ये पॉड जो है इस ट्यूब में ट्रैवल करेगा। यहाँ पर इस ट्यूब में पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा और मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मैग्लेव टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी में भी हम मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन सिस्टम के थ्रू जो है मैग्नेटिक लेविटेशन किया जाता है। क्या होता है कि हम जनरली डायामैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं और डायामैग्नेटिक मटेरियल रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और ऐसे में क्या होता है, जो आपके ट्रैक हैं और ट्रेन के पहिए व्हील्स हैं, इनके बीच में एक गैप बन जाता है क्योंकि रिपल्शन होता है। इसलिए गैप बनने के कारण जो व्हील्स हैं लगभग वो हवा में चल रहे होते हैं और इसी के कारण जब फ्रिक्शन नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो ऐसे में जो ट्रेन है वो बहुत स्पीड से चलती है। इसलिए इसे बुलेट ट्रेन कहा जाता है। बुलेट की तरह निकलती है और पहुंच जाती है बहुत जल्दी ही। 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेनें चलती है। वहीं हाइपरलूप की बात करें तो हाइपरलूप में स्पीड इससे भी ज़्यादा होती है। 1200 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से इसमें ट्रेन चलती है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा डिटेल में भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल। ठीक, स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल आपको यूपीएससी प्री में पूछा जा चुका है, लेकिन उस समय जो क्वेश्चन आया था एकदम बेसिक क्वेश्चन आया था। इसके अंदर आपको डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो अभी हमारी जो फिजिक्स है, जो यूनिवर्स के बारे में जो हम बात करते हैं, उसमें हम लोगों ने अलग अलग पार्टिकल्स और फोर्सेस को डिवाइड कर लिया है। अगर आपको याद होगा तो बोसोन फोर्सेस होती हैं और आपके जो पार्टिकल होते हैं वो फर्मियंस होते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल में आता है। इसके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्ट्रिंग थ्योरी भी इसी से रिलेटेड है, जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड है। स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर एक मूवी भी आई थी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, अगर आपको कुछ याद होगा। इसके ऊपर यूपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एटलीस्ट इन थ्योरीज़ के आपको नाम पता होना चाहिए, स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर सिमेट्री थ्योरी, और ये किससे रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल लेंस। ग्रेविटेशनल लेंस बहुत न्यूज़ में रहता है। एक वर्ड आपने सुना होगा, एक्सोप्लैनेट। नासा ने अभी एक नया एक्सोप्लैनेट ढूंढा है, इसका ये नाम है, इस तरह की न्यूज़ आती है। एक्सोप्लैनेट होता क्या है? एक्सोप्लैनेट बेसिकली वो प्लैनेट होते हैं जो सन के अलावा जो दूसरे स्टार होते हैं उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसको हम एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। अब ये प्लैनेट या ये बॉडी को किस तरीके से हम यहाँ बैठ करके पता लगा रहे हैं कि ये बॉडी यहाँ पर है। तो क्या होता है कि मान लीजिए आप ऑब्जर्वर हैं और लाइट आ रही है सन से, तो ये लाइट आप तक डायरेक्ट पहुंचनी चाहिए, लेकिन
आप मान लीजिए कि बीच में कुछ बॉडीज़ हैं, तो क्या होगा, ये जो लाइट होगी वो बैंड हो जाएगी, और ये बैंडिंग ऑफ लाइट किसके कारण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर के कारण। तो बेसिकली जो लाइट बैंड हो रही है उससे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि यहाँ कोई बॉडी है, और उसके हिसाब से फिर पता चलता है कि ये कोई एक्सोप्लैनेट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसी को हम ग्रेविटेशनल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डार्क मैटर। डार्क मैटर से रिलेटेड भी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। स्पेशली एक लक्स प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लार्ज अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो ये लार्ज अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर बनाकर किया जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में किया जा रहा है। इसका जो होल पर्पस है वो क्या है, डार्क मैटर की प्रेजेंस को फाइंड करना इसका होल पर्पस है। ठीक, तो डार्क मैटर के बारे में तो आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर ये गलती से प्रोजेक्ट आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इट्स अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रॉन से जो पार्टिकल है उसे एक्सेलरेट करते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। बेसिकली आइसोटोप्स बनाने के लिए हम साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का, पार्टिकल एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसकी अलग अलग जो है एप्लीकेशन हो सकती है। जैसे कि फूड प्रिजर्वेशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं आइसोटोप्स का, जो कि आर्टिफिशियली फॉर्म किए जाते हैं साइक्लोट्रॉन के थ्रू। अब यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि फेयर प्रोजेक्ट। फेयर प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है, फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च। ये जो फैसिलिटी है ये कहाँ पर डेवलप की जा रही है, जर्मनी में, और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक, जैसे कि सन है उसी तरह की फैसिलिटी ये भी है जिसका नाम फेयर है, और ये जर्मनी में है। तो सन भी एक क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये भी आपका जो फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च है, ये भी एक जो है पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इसमें भी हम जो है उसी तरह की चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं जो कि लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर में किया जा रहा है। चीज़ें क्लियर है क्या। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एक्स। ये प्रोजेक्ट एक्स कहाँ पर हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है, और इंडिया इसमें भी भाग ले रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट एक्स, फेयर प्रोजेक्ट, किससे रिलेटेड है, साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, CFL LED सोडियम बल्ब। इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, पर स्टिल एक बार आपको देख लेना है कि इससे रिलेटेड चीज़ें दोबारा भी आ सकती है, रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट है अपना मिथाइन हाइड्रेट और कोल बेड मीथेन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो आपके बायोगैस हैं, शेल गैस हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। कोल बेड मीथेन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मिथाइल हाइड्रेट के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मिथाइल हाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये किस तरीके से बनते हैं, ये बैक्टीरिया के कारण जो है प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ फॉर्म होते हैं, सी के अंदर। जनरली जो एरिया होता है सी के अंदर, वहाँ टेम्परेचर -2 डिग्री के अराउंड होता है। परमाफ्रोस्ट एरिया में ये बनते हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है, जो CH4 है उसके आसपास वाटर की केज बन जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल हाइड्रेट। ये जो केज बनी है वाटर की, इसका इसके साथ कोई भी कनेक्शन, किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं है, किसी भी तरह की फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस भी नहीं हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल हाइड्रेट बोलते हैं। इसे एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। जापान के पास जो है इसको निकालने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जापान इसमें लीडर है। नेक्स्ट क्या है आपका, कोल बेड मीथेन, ये आप जानते हैं। अच्छा, मिथाइल हाइड्रेट कहाँ कहाँ इंडिया में पाए जाते हैं इसके, अगर हम रिजर्व की बात करें तो केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कोंकण, केरला, यहाँ पर जो है इसके रिजर्व्स पाए जाते हैं। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं फूड इरेडिएशन। ठीक है, तो फूड इरेडिएशन बहुत समय से ये न्यूज़ में है, एज सच इतना कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। Food radiation is a process of exposing food stuff to
आयोनाइजिंग रेडिएशन, बेसिकली जो हमारे फूड होते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, हम जो रेडिएशन होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, उसको हम उसके थ्रू इन फूड को एक्सपोज करते हैं। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं ताकि जो शेल्फ लाइफ हो आपके फूड की उसे बढ़ाया जा सके। इसे हम फूड इरेडिएशन कहते हैं। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, बहुत पहले से ही न्यूज़ में है, अभी तक नहीं आया है, पेंडिंग है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, 3 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। हाँ, एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये भी आपको पूछा जा सकता है। 2 साल पहले काफ़ी न्यूज़ में था लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं आया है। इस बार चांस है कि आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वैसे होता क्या है जानते तो होंगे, है ना। इसमें क्या होता है, जितना हम फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे हैं एज अ इनपुट, उससे ज़्यादा फ्यूल ब्रीड करते हैं, उससे ज़्यादा जो है हम लोग फ्यूल को क्या कर रहे हैं, आउटपुट हमारा फ्यूल ज़्यादा निकल कर आ रहा है। ठीक, तो आउटपुट में फ्यूल ज़्यादा बन रहा है और इनपुट में कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। चीज़ें क्लियर है क्या। नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल। ये न्यूज़ में क्यों था, जापान में जो फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो वाटर था उसको ट्रीट करके उस पानी को ओशन में डालने की बात की जा रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अगेंस्ट में थी कि ये जो है भले ही ट्रीट हो गया है लेकिन है तो इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रेजेंस हो सकती है और उससे जो पानी है उसमें पॉल्यूशन हो सकता है और वो आने वाले समय के लिए हानिकारक हो सकता है अगर उस पानी का यूज़ ह्यूमंस करते हैं तो उसका विरोध हो रहा है। रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं। इसमें विट्रिफिकेशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। अलग अलग वेस्ट होते हैं उसे अलग अलग तरीके से डिस्पोज किया जाता है। जो विट्रिफिकेशन होता है वो उन वेस्ट में किया जाता है जिसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है विट्रिफिकेशन, हम टाइल्स में क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डाल करके उनके बीच में गैप में रख देते हैं और उसके बाद इस टाइल्स को जो है ज़मीन के अंदर 40-50 सालों के लिए रखा जाता है अंडर ऑब्जर्वेशन और उसके बाद इसे डिस्पोज कर दिया जाता है। इसको हम विट्रिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीलेटरल ट्रीटी। इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, ऑलरेडी एनपीटी के ऊपर आ चुका है। एनएसजी, एमटीसीआर ये सब पूछे जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप पूछे जा चुके हैं। जो नहीं आया है उसकी बात कर लेते हैं। सीटीबीटी द हिंदू में बहुत बार आ चुका है। इंडिया इसका मेंबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक, तो जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको बैन करने के लिए ये जो ट्रीटी है 1996 में लाई गई थी। इंडिया ने इसे साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेंट। यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूएन बैनर के अंदर जो है इसे डिस्कस किया जा रहा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। इंडिया इसके पक्ष में है। इंडिया हमेशा से डिसआर्मेंट के पक्ष में रहा है। नेहरू जी हमेशा से इसके पक्ष में रहे हैं। सोल रीज़न इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है उसका क्या है, 5 लोगों के पास न्यूक्लियर बम रहे लेकिन बाकियों के पास ना रहे, ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप आइए कॉन्फ्रेंस में बात करिए डिसआर्मेंट में, सब के सब जितने न्यूक्लियर वेपन है सारी कंट्री डिस्पोज करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया का हमेशा से कहना रहा है, यही इंडिया का स्टैंड रहा है। नेक्स्ट है आपका जंगर कमेटी। ये भी न्यूक्लियर ट्रीटी से ही रिलेटेड है। इसको आप एक बार सर्च करके देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक नहीं पूछी गई है। बाकी बहुत सारी फिसाइल एफएमसीटी जो फिसाइल मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है वो आ चुकी है ना। तो बहुत सारी ट्रीटीज़ यहाँ से पूछे जा चुके हैं। जो नहीं पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये जो ट्रीटीज़ हैं मल्टीलेटरल ट्रीटी अभी रिसेंटली पूछी नहीं जा रही है, तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। उसके अलावा जो इसरो है इस पे आपको क्वेश्चन आएगा। इसरो के जो मिशन है, तीनों रिसर्च मिशन हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान के ऊपर आता है तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा। चंद्रयान का जो रशिया का जो मिशन था लूना,
उसके साथ कंपैरिजन आ सकता है। बहुत ऐसे न्यूज़ में आर्टिकल आए थे, इसे देख के जाइए। आदित्य L1 बिल्कुल पूछ सकते हैं, डिटेल में पूछ सकते हैं L1 से L5 के बारे में, मैच द कॉलम आ सकता है। एक्सपोसेट, मुझे ज़्यादा उम्मीद एक्सपोसेट की है क्योंकि तीनों में अनलाइकली आने के चांसेस किसके हैं, एक्सपोसेट के। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, बाकी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी जो मिशंस हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं इन तीनों में आए, लेकिन ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर चंद्रयान में आएगा तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो बहुत लल्लू क्वेश्चन आएगा या तो बहुत डिफ़िकल्ट, मॉडरेट लेवल का शायद आपको ना पूछे। नेक्स्ट है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको मेंस में आया था, प्री में अभी तक के टेलीस्कोप नहीं आए, लेकिन इस बार 30 मीटर टेलीस्कोप न्यूज़ में था। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये 30 मीटर टेलीस्कोप बनाया जा रहा है। इसके अलावा हिमालय चंद्र टेलीस्कोप लेह में है, हाई एल्टीट्यूड गामा रे टेलीस्कोप लेह में, हिग्रो टेलीस्कोप लेह में, स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप, ठीक, इंडिया में भी इस तरह का एक टेलीस्कोप है पुणे में, ठीक। और साउथ अफ्रीका में एक स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप बनाया जा रहा है। ये भी द हिंदू में आर्टिकल आया था, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है टॉक्सिक मटेरियल्स ऑब्लिक एलिमेंट्स। ये थीम के ऊपर लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, मरकरी के ऊपर आ चुका है, तो चांसेस कम है, पर स्टिल जो रह गए हैं टॉक्सिक मटेरियल वो कौन कौन से हैं, आयोडीन, लेड, डायोक्सिन, कैडमियम, आर्सेनिक, एल्डोसल्फान। एल्डोसल्फान के ऊपर आ सकता है क्योंकि जो है ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। केरला में कई लोगों की एल्डोसल्फान एज अ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने के कारण डेथ हो गई थी, और इससे कैंसर भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसलिए इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स मल्टीप्लायर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रडार के बारे में दिया हुआ है, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक। रडार के बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी होगी। गगन के बारे में बात कर लेते हैं। ये पेंडिंग है यार, ये बहुत हॉट टॉपिक है, ये पेंडिंग है, इसलिए चांसेस हैं कि ये आपको पूछा जाए। गगन होता क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। किसने बनाया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस इसरो ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, पेंडिंग है। इसका पर्पस क्या है, जो प्लेन उड़ रहे हैं उनको बेहतर एक्यूरेट पोजीशन बताना, और एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच में जो जनरली डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है वो 1000 माइल का होता है। इसको अगर हम एक्यूरेट पोजीशन बताएं तो कम कर सकते हैं, और ज़्यादा प्लेन जो एयर स्पेस है उसमें उड़ाया जा सकता है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, अगर फॉग होता है, रेनी सीज़न है, तो ऐसे में कुछ दिखाई नहीं देता है और कई बार लैंडिंग गलत हो जाती है, जिसके कारण क्रैश होने की संभावना होती है। मैंगलोर का केस याद होगा, टेबल टॉप जो है आपका क्या था, रनवे था, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। तो कई बार जब जो मौसम होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है, उसके कारण लैंडिंग करने में दिक्कत होती है। अगर पोजीशन सही पता हो, अगर एक्यूरेट पोजीशन पता हो, तो लैंडिंग भी आसान हो सकती है, तो उसमें भी गगन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हालांकि बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर अभी जो इक्विपमेंट ज़रूरत है गगन को यूज़ करने के लिए वो अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो ये अभी चीज़ें कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। नेक्स्ट है आपका MIRV। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिकल आया था, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसमें जो पेलोड है वो एक से ज़्यादा पेलोड हो सकता है। अगर आप चाहें तो जो दुश्मन है उसको नस्त नाबूद कर सकते हैं सिर्फ एक मिसाइल से। ये एक मिसाइल जाएगी और फिर अलग अलग जगह पर एक साथ जो है अटैक कर सकती है, 4 मिसाइल बन जाएगी एक मिसाइल जाकर। तो ये क्या है आपका मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है ना। यहाँ से प्रॉपर एटमॉस्फेयर से घूम के और इस तरीके से 4 पेलोड में कन्वर्ट हो सकती है। इंडिया ने अभी इसे डेवलप कर लिया है, बहुत चुनिंदा कंट्री है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है आपका एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्शन सिस्टम। एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्शन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी काफ़ी समय से न्यूज़ में है और नहीं आया है, ये आपको पूछा जा सकता है। जनरली आपकी जो सबमरीन होती है या फिर आपके टॉरपेडो आपने देखा होगा, हल्का सा उसमें एक पाइप लगा रहता है और ये पाइप जनरली पानी के ऊपर होता है। क्या होता है,
दो तरह की सबमरीन होती है, एक न्यूक्लियर पावर्ड होती है, एक कन्वेंशनल होती है जो डीजल वगैरह से चलती है। ठीक, अब डीजल से जो चलने वाली सबमरीन है, कन्वेंशनल सबमरीन, उसको जलाने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? पानी के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। और सबमरीन का काम क्या है यार? अपन नीचे छुप करके, है ना, पानी के अंदर रहते हैं ताकि किसी को पता ना चले। अगर हम बार बार ऊपर सरफेस पे आएंगे तो रडार में आ जाएंगे। तो इसलिए जो आपके सबमरीन है उसमें एआईपी क्या करना है? फिट करने की ज़रूरत होती है। इस सिस्टम को डेवलप करके अपने सबमरीन में लगाना चाहते हैं हर कोई। ये टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है। अगर ये टेक्नोलॉजी हम लगा देते हैं तो हमारे जो डीजल वाले इंजन होंगे, जो आपके कन्वेंशनल सबमरीन होंगे, उसमें आपको वीक में एक बार थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए। अदरवाइज़ आपको एक हफ्ते तक आप छुप करके आराम से अंदर रह सकते हैं। ठीक, तो ये एयर प्रोपल्शन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो इसे आपको थोड़ा सा डिटेल में गूगल करके पढ़ना होगा। नेक्स्ट है एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम में इंडिया में 2 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो इसमें एएडी और पीएडी, ये जो है इंडिया के एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एएडी और पीएडी के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। एएडी मतलब क्या है? अश्विनी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक, ये इंडो एटमॉस्फेरिक है। 2 लेयर की बात करें तो एक एक्सो एटमॉस्फेरिक है, एक इंडो एटमॉस्फेरिक है। मान लीजिए पहला मिसाइल आई और जो है हम लोगों का टारगेट मिस हो गया, तो जो नेक्स्ट हमारी लेयर होगी जो हम मिसाइल का यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी? अश्विनी का इस्तेमाल किया जाएगा इस मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। दूसरा आपका क्या है? पीएडी, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें पृथ्वी मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे और ये एक्सो एटमॉस्फेरिक है। हाई एल्टीट्यूड में ही क्या किया जाएगा? जो मिसाइल आ रही है उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। चीज़ें क्लियर है? आयरन डोम के बारे में पढ़ लेना। बाकी वर्ल्ड के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके नाम क्या हैं उनको भी गूगल करके पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत बार जो है न्यूज़ आर्टिकल जब भी बताया है तो सारे वर्ल्ड के जो एयर डिफेंस सिस्टम है सबके नाम बताए हैं, ताकि यहाँ से अगर आपको पूछा जा सकता है कि ये इसका है और कंट्री एसोसिएटेड नाम पूछा जा सकता है, तो चीज़ें यहाँ से पूछ सकते हैं। इसको इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इससे रिलेटेड रूल्स आए हैं, इसको आप पढ़िए। इसके अलावा इंडिया ने जो यूएवी डेवलप किया है जैसे कि निशांत, रस्तम, औरा, रस्तम इंडिया का पहला यूएवी था, औरा और लक्ष्य, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है निशांत, रस्तम, औरा और लक्ष्य रिसेंटली इन द न्यूज़, क्या है ये? और ऑप्शन में आपको यूएवी भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक, नैनो टेक्नोलॉजी 2020 में आया था, 2022 में आया था, अब कब आएगा? 2024 में। तो नैनो टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन पार्ट है वो पूछा जा सकता है। क्वांटम डॉट अभी तक नहीं आया है। कार्बन नैनो ट्यूब पूछा जा चुका है। ग्राफीन वाफीन के बारे में तो आ ही जाता है। एक और है गोल्डीन, जो रिसेंटली न्यूज़ में था। चांसेस कम है इसके आने के क्योंकि रिसेंटली एकदम अभी अभी न्यूज़ में था। मुझे नहीं लगता ये गोल्डन के बारे में पूछा जाएगा, पर क्वांटम डॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से डिटेल में पढ़िए क्योंकि यही एक पेंडिंग टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्वांटम के बारे में, क्वांटम कम्युनिकेशन से रिलेटेड। क्यूबिट एकदम सिंपल क्वेश्चन आया था, बिल्कुल फॉलोअप आ सकता है, एक्सटेंशन पूछा जा सकता है, डिटेल में चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका जीएमआर टेक्नोलॉजी, क्लाउड सीडिंग के बारे में भी आ सकता है। क्लाउड सीडिंग तो काफ़ी समय से न्यूज़ में है, अभी तक नहीं आया है, आएगा कि नहीं चांसेस कम है, लेकिन रीड करके ज़रूर जाइए। रोबोटिक्स में दक्ष के बारे में, जो दक्ष रोबोट हमने बनाया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में इसको ज़रूर पढ़ लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा पूरा स्टैटिक सिलेबस हो जाएगा। जो करंट में भी है न्यूज़ में वो भी सारी चीज़ें हमने कवर करने की इसमें कोशिश की है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये पूरा का पूरा करंट वाला है। ठीक, जो करंट में चीज़ें रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ मैंने वही दिए हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं, पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें आपको एटलीस्ट एक बार गो थ्रू होना ही होना है, यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है, वही कवर किया है। जैसे कि कार्ड सेल थेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया में कार्ड सेल थेरेपी यूज़ की जा रही है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, इससे सवाल आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, यहाँ से भी आ सकता है।
डीएनए वर्ड कहीं पर भी दिखाई दे, यूपीएससी का ऑब्सेशन है, आपको 100% क्वेश्चन आ जाता है। तो सेल फ्री डीएनए, नेक्सकार 19, कार्ड सेल थेरेपी में बता ही चुका हूँ, कासगिवी एंड लाइफजीनिया ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, द हिंदू में इसके ऊपर आर्टिकल आया था। और जीन एडिटिंग से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ करंट अफेयर में चल रही है, जीन एडिटेड मस्टर्ड के बारे में चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलरेडी आपको DMH11 मस्टर्ड के बारे में आ चुका है, पर स्टिल जीन एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ न्यूज़ में है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और आप चाहें तो इससे रिलेटेड जो स्टैटिक चीज़ें हैं उसे भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि जीन एडिटिंग या फिर इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे किसके अंदर रेगुलेट किया जाता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। और जो बॉडी रेगुलेट करती है वो कौन सी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। प्रीवियस ईयर्स में ये आया है, आपको दोबारा से पूछा जा सकता है, तो ये आप स्टैटिक चीज़ें भी कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिसीज़ थीम है। तो डिसीज़ थीम में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, वेस्ट नाइल इंपॉर्टेंट है यार, ये है ना, वेस्ट नाइल डिसीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार आउटब्रेक हो चुका है इसका रीसेंट ईयर्स में। नीपा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीपा वायरस केरला में बार बार उठ के आ जाता है, बार बार आउटब्रेक हो रहा है और ये कोविड की शैडो में था, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। रेबीज न्यूज़ में था, लिम्फेटिक फिलरेसिस, टोमेटो वायरस, पोम्पी डिसीज़, ब्लैक फंगस कोविड के समय न्यूज़ में था, इसे भूलना नहीं है। सिकल सेल एनीमिया लास्ट ईयर जो है स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आया था, कोई भरोसा नहीं है इस बार डिसीज़ के ऊपर आ जाए, बिल्कुल डिटेल में पूछा जाएगा अगर सिकल सेल एनीमिया के ऊपर आया। ठीक, तो लास्ट ईयर की चीज़ें इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये नहीं सोचेंगे कि लास्ट ईयर आ गया तो अब नहीं आएगा, और अच्छे से पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को जो लास्ट ईयर आए हैं। नेक्स्ट क्या है, वैक्सीन्स। मलेरिया वैक्सीन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि मलेरिया वैक्सीन बना क्यों नहीं पा रहे हैं साइंटिस्ट। दुनिया भर की वैक्सीन तैयार कर ली लेकिन मलेरिया की नहीं हो रही, ये रीज़न पूछा गया था। अब 34 साल के एफर्ट के बाद मलेरिया वैक्सीन बनी है भाई, तो इसके बारे में जितना डिटेल में पढ़ सकते हो डिटेल में अपने को पढ़ना ही है। नेक्स्ट है आपका सुपर कंडक्टिविटी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। LK99 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये एक ऐसा मटेरियल है जो ये क्लेम किया जा रहा था कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कि ये रूम टेम्परेचर में सुपर कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो शो कर रहा है। कि जो एप्लीकेशन है यार बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एप्लीकेशन ही पूछी जाएगी, कंसेप्ट तो शायद ना पूछे लेकिन एप्लीकेशन बिल्कुल पूछी जा सकती है। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, आप एप्लीकेशन बिल्कुल अपने मन से लगा लोगे, सही आंसर लगा लोगे अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ एडिटोरियल एनालिसिस में, एक बार फिर से बता देते हैं। कंडक्टर के बारे में तो जानते हो, कंडक्टर में क्या होते हैं, फोकट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते रहते हैं, ये इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। बस आपको क्या करना है, वोल्टेज लगाना है, मस्त घूमना चालू करेंगे इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज V क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, पूरा करंट इसमें फ्लो होगा। ये R क्या है, ये आर होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, मटेरियल के कारण होता है। हम क्या चाहते हैं यार, ये रेजिस्टेंस ना ज़ीरो हो जाए। मान लीजिए आप जो है एक डब्बे को धक्का दे रहे हैं, आपने कुछ फोर्स लगाई, फ्रिक्शन फोर्स लगती है। अब फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो हम थोड़ा सा भी अगर धक्का दें तो ये डब्बा आराम से जा सकता है, पावर डिसिपेशन ना के बराबर। बस यही करना चाहते हैं हम क्या बनाना चाहते हैं, सुपर कंडक्टर। और ये हम कहाँ तैयार करना चाहते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस में सुपर कंडक्टर बनाना पॉसिबल है, जहाँ पर आपका रेजिस्टेंस क्या हो, ज़ीरो हो, आपकी हीट लॉस क्या हो, ज़ीरो। अगर ऐसा चमत्कार हो गया, हीट लॉस अगर ज़ीरो हो गया, पावर एफिशिएंसी तो अलग लेवल पर पहुंच जाएगी, तो फिर हमें ये जो 5 स्टार रेटिंग के इक्विपमेंट है, अरे ये पावर एफिशिएंट होना चाहिए, ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सुपर कंडक्टर मटेरियल यूज़ करो और सालों साल चलाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पावर एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल की, हीट जनरेट हो ही नहीं रही है, तो ये चीज़ जो है अलग लेवल पर पहुंच सकती है। खासकर जो है आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें जो पावर लॉस होगा वो बहुत कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पावर कंजम्पशन आपको ज़्यादा लगेगा नहीं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, इसलिए इसके पीछे पड़े लोग, है ना, इससे नोबेल प्राइज़ भी मिलेगा, इसलिए भी इसको इस तरह के मटेरियल को बनाना चाहते हैं। पर ये पॉसिबल नहीं है रूम टेम्परेचर में, -200 डिग्री में सुपर कंडक्टर बनाना पॉसिबल है, पर
क्या काम आएगा क्या वहाँ पर वो मटेरियल जो -200 डिग्री में बना है वो काम हो सकता है कि नहीं। हमें तो रूम टेम्परेचर में चाहिए होते हैं इक्विपमेंट्स, हमारे जो एसी हैं, पंखे हैं, सारी चीज़ें आपको रूम टेम्परेचर पे चाहिए होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ें, ठीक। -200 डिग्री पे सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल बनाने का। अभी जो हमने ट्रेन की बात की थी बुलेट, उसमें जो मटेरियल यूज़ हो सकता है वो भी क्या हो सकता है, आपका सुपर कंडक्टर मटेरियल यूज़ हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका, कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है यार जो आपको पूछा जा सकता है, लगातार न्यूज़ में रही है। मेटावर्स पेंडिंग है, VR आ चुका है, AR आ चुका है, और आपका एक्सटेंडेड रियलिटी, इन तीनों का मिक्सचर क्या है, मेटावर्स है यार। इन तीनों का यूनियन क्या है, मेटावर्स। अभी तक आप सोशल मीडिया में बैठ करके है ना बातचीत कर रहे थे, अब आपका अवतार होगा, एक अलग ही दुनिया में आप एंटर कर रहे होंगे, अलग वर्ल्ड होगा जिसे हम मेटावर्स कहते हैं। यहाँ पर आपका अवतार जाएगा और मान लीजिए यहाँ पर रिहाना का शो है, टिकट लीजिए, अपना हेडसेट लगाइए, VR लगाइए, प्रॉपर आप जो है एंटर करेंगे इस मेटावर्स में। यहाँ पर आपने टिकट लिया और यहाँ पर जाके आप बैठ के रिहाना का शो देख सकते हैं। रिहाना का शो आप जो देखेंगे आपको ऐसा लगेगा रियल है। मेटावर्स आने वाले समय में वर्क फ्रॉम होम को और बढ़ावा देगा। IT सेक्टर मेटावर्स में ही काम करने वाले, इनके अवतार जाएंगे ऑफिस, वहाँ पर ये इंटरेक्ट भी करेंगे, ऐसा लगेगा कि आप ऑफिस में हैं लेकिन आप घर पे बैठे बैठे काम कर रहे होंगे। तो जो आने वाला समय है IT सेक्टर में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है आपका मेटावर्स। लैंग्वेज मॉडल ChatGPT WhatGPT बहुत पढ़ लिए होंगे, बहुत क्वेश्चन कर लिए होंगे, आ सकता है। आर्टिफिशियल एजेंट्स आपको पूछा जा सकता है। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो के बारे में आ सकता है। रिसेंटली जो रूल्स रेगुलेशन आए हैं, जो टैक्स ले रही है सरकार, उसके बारे में यार पढ़ लेना, है ना, 2 साल पहले न्यूज़ में था, बिल्कुल आ सकता है। बैटरीज, लिथियम आयन, सोडियम, ये सारी चीज़ें है ना एक बार देख सकते हैं, चांसेस इसके भी हैं। सो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे जो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप आराम से सोते सोते एक एक टॉपिक को भी गूगल करेंगे तो आप कवर कर सकते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट हैं, सारे प्रीवियस ईयर की जो थीम है उसके ऊपर हैं, जो करंट अफेयर में चीज़ें आई हैं प्रीवियस ईयर थीम पे, उस पे ही मैंने ये टॉपिक्स बताए हैं आपको। 100% चांसेस है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएँ, इसलिए अच्छे से इन टॉपिक्स को एक एक बार ज़रूर गूगल कर लीजिए। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।